बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक रिव्यू से रिलेटेड है, रिव्यू अंडर सीपीसी। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन अपील, रिव्यू एंड रिविजन। तो एक चीज़ हमें याद रखनी होगी कि अपील और रिवीजन ये दोनों वो रेमेडीज़ हैं जो आप कभी भी सेम कोर्ट से नहीं ले सकते, बल्कि इसके लिए आपको सुपीरियर कोर्ट की तरफ जाना पड़ता है। चूँकि अपील का भी मतलब यही है कि आप अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो हमेशा आप अपने से ऊपर वाले स्टेटस पर जाएंगे। और रिवीजन को हम उर्दू में निगरानी बोलते हैं। तो निगरानी भी बेसिकली वो अथॉरिटी नहीं करती, बल्कि हमेशा एक सुपीरियर अथॉरिटी करेगी। जबकि हम रिव्यू की बात करें तो रिव्यू का मतलब है रिव्यू, यानी कि जो चीज़ आपने की या आपने जो फैसला किया या आपने जो डिसीजन लिया उसके ऊपर आप नज़र षानी करेंगे। तो डेफिनेटली नज़र षानी वही अथॉरिटी करेगी कि जिसने पहले ही उस चीज़ के ऊपर एक नज़र गुजारी है या उसके ऊपर एक डिसीजन दिया है। तो ये एक सादा लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब जो प्रोविजंस रिलेटेड हैं रिव्यू से, वो है सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी और इसके अलावा ऑर्डर 47 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 114 के अंदर बेसिकली वही ग्राउंड्स गिवन है जो कि ऑर्डर 47 रूल 1 के अंदर गिवन है। तो हम इनको एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि रिव्यू कहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो जो प्रोविजन सेक्शन 114 में गिवन है उसके मुताबिक कि जहाँ पर भी किसी डिक्री के खिलाफ, किसी डिसीजन के खिलाफ एक अपील लाई करती है, वो अपीलेबल ऑर्डर या फिर एक डिक्री होगी। और ऐसी सिचुएशन में जो पार्टी रिव्यू कर रही है उसने वो अपील प्रेफर नहीं की, पहली सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन रिव्यू वहाँ पर प्रोवाइडेड है कि जहाँ पर एक डिक्री या एक कोर्ट का ऑर्डर या फैसला वो अपीलेबल है ही नहीं, यानी उसके अंदर अपील प्रोवाइडेड नहीं है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। वो क्वेश्चन ये है कि क्या रिव्यू और अपील साइड बाय साइड चल सकते हैं। मीनिंग देयर बाय कि अगर एक केस के अंदर दो पार्टीज थी और उनमें से एक पार्टी ने अपील फाइल कर दी और दूसरी पार्टी ने रिव्यू फाइल कर दिया, तो क्या ये मेंटेनेबल होगा? इसका जवाब हम दो तरह से ले सकते हैं। एक सिचुएशन में ये परमिसिबल है और एक सिचुएशन में ये परमिसिबल नहीं है। अब ये सिचुएशन वहां पर परमिसिबल होगी कि जहां पर अपील के ग्राउंड्स डिफरेंट हैं और रिव्यू के ग्राउंड्स डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्लेंटिफ हूं किसी केस का और डिफेंडेंट क्या करता है, उसके अगेंस्ट फैसला आ जाता है और वो अपील में चला जाता है। अब उस ऑर्डर के कुछ हिस्से से मैं भी एग्रीव्ड हूँ, मैं भी समझता हूँ कि इसको मजीद इस हवाले से बेहतर होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसमें रिव्यू फाइल कर दूंगा। ऐसी सिचुएशन में वो रिव्यू उसी वक्त सिर्फ एंटरटेनेबल होगा बाय द कोर्ट ऑफ लॉ कि जब उसके ग्राउंड्स वो अपील के ग्राउंड से डिफरेंट होंगे। अगर तो ऐसा हुआ कि डिफेंडेंट ने अपील में भी वही ग्राउंड्स लिए और मैंने रिव्यू भी उन्हीं ग्राउंड्स की बेसिस पर फाइल कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में रिव्यू लाई नहीं करेगा, बल्कि उस क्वेश्चन की बेहतर तौर पर डिटर्मिनेशन एपेलेट कोर्ट ही करेगी कि जिसके पास ज्यादा पावर्स होंगी उस मैटर में एडजुडिकेट करने की। अब हम चलते हैं ग्राउंड्स ऑफ रिव्यू की तरफ। तो पहला ग्राउंड जो ऑर्डर 47 रूल 1 में गिवन है वो ये है कि जहां पर किसी भी सूट के दौरान, केस के दौरान कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा एविडेंस, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि उस टाइम रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं था, या फिर प्लेंटिफ के उस एप्लीकेंट के ड्यू डिलीजेंस इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो डॉक्यूमेंट उसकी पोजेशन या पावर में नहीं था, तो ऐसे किसी केस का फैसला हो जाएगा। तो बाद में जब वो एविडेंस या वो डॉक्यूमेंट आएगा तो वो रिकॉर्ड पर पेश किया जा सकता है बाय वे ऑफ रिव्यू एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक छोटा से केस की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पार्टी है, उसका डेट ऑफ बर्थ का इशू है। अब वो एलेज करती है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो लेट से कि 15 ईयर्स है, जबकि ऑन रिकॉर्ड वो शो होती है 17 ईयर्स। अब यहाँ पर 2 साल का गैप आ गया। अब ये हुआ कि प्रोसीडिंग्स चलती रहीं और प्रोसीडिंग्स के दौरान हम लोग कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट ऑब्टेन नहीं कर सके आफ्टर एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलीजेंस जो कि ये शो करती कि भाई इसकी एज उतनी ही है जितनी वो प्लेंटिफ अलेज कर रहा है। उसके लिए बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट नॉर्मली हम लोग करवाते हैं।
तो अब क्या हुआ कि वो केस का फैसला हो गया, डिसीजन आ गया, लेकिन वो जो मेडिकल रिपोर्ट थी ऑसिफिकेशन टेस्ट की, वो हमें फैसले के बाद अगर मिलती है, आफ्टर एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलीजेंस वो हमें नहीं मिल सकी, या फिर वो प्रोसीजर अननोन था, या फिर हम फर्ज कर लेते हैं कि उस टाइम वो तरीका ही शायद इजाद नहीं हुआ था, तो उसके बाद बहरहाल जब भी हमारे पास वो डॉक्यूमेंट, वो एविडेंस, वो रिपोर्ट या कोई भी ऐसा मटेरियल आएगा उस फैसले के बाद जो पहले मौजूद नहीं था, तो ऐसी सिचुएशन में रिव्यू फाइल किया जा सकता है। इसके अलावा जो सेकंड ग्राउंड है रिव्यू का, वो ये होगा कि जहां पर डिक्री के अंदर, ऑर्डर के अंदर कोई भी एरर या कोई भी गलती वो अपेरेंट है, कोई भी इलीगैलिटी वो अपेरेंट है, उसके फेस के ऊपर आपको नजर आ रहा है। अब बेसिकली जो रिव्यू का मकसद है, जो पर्पस है, वो यही कहा जाता है कि इट इज फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग द एरर्स ऑफ अ कोर्ट, यानी कि कोर्ट ने जो भी एरर्स कमिट कर दिए उनको सही करने के लिए रिव्यू फाइल किया जाता है। अब इसके अंदर कोई हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेट से कि एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि जो डेक्रेटल अमाउंट जो कोर्ट ने किसी पार्टी की फेवर में डिक्री किया, हो सकता है कि वो अमाउंट एक्सप्रेसली मेंशन ही ना हो, या फिर वो अमाउंट के अंदर जो उसने मांगा था उससे वो कम लिख दिया गया या ज़्यादा लिख दिया गया, जबकि कोर्ट ने वही एक फिगर लिखना था, गलती से वो मिस हो गया या वो गलत लिखा गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करके उस गलती को दुरुस्त करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जैसे आप कहते हैं कि डेक्रेटल अमाउंट फॉर एग्जांपल वो 10 लाख थी, अगर उसमें से हम एक ज़ीरो कम कर दें तो डेफिनेटली वो 1 लाख बन जाती है। तो 1 लाख और 10 लाख में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मतलब ये कहने का कि इस किस्म की चीज़ें रिव्यू के अंदर आकर वो रिड्रेस करवाई जा सकती हैं। इसके अलावा जो तीसरा ग्राउंड गिवन है ऑर्डर 47 रूल 1 में, वो ये है कि फॉर एनी अदर सफिशिएंट कॉज। अब एनी अदर सफिशिएंट कॉज के अंदर हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं, लेकिन इसके अंदर वो ये कहेंगे कि जहां पर बहुत ही ज़्यादा कोई इरेगुलरिटी या इलीगैलिटी कमिट हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में रिव्यू किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक प्रोविजन ऑफ लॉ को कोर्ट ने गलत इंटरप्रेट कर दिया, उसका कुछ और मतलब निकल रहा था, लेकिन उसने कुछ और मतलब निकाल कर कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया कि जिसकी वजह से कोई पार्टी एग्रीव्ड हो रही है, तो वो रिव्यू फाइल कर सकती है। अब कोई एविडेंस मौजूद है और एविडेंस कोर्ट ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, या फिर उस एविडेंस की बेस पर वो चीज़ डिसाइड नहीं की, या फिर उसको डिसाइड करते हुए कोर्ट ने प्रोसीजर का ख्याल नहीं रखा, यानी कि इसके अंदर हम कहेंगे कि कोई भी किसी भी किस्म की इरेगुलरिटी अगर कोर्ट कमिट कर देती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये भी रिव्यू का एक ग्राउंड बन जाएगा। अब हम आते हैं ऑर्डर 47 रूल 2 की तरफ। उसमें ये बताया गया है कि कौन सा जज रिव्यू सुन सकता है एप्लीकेशन। इसके अंदर एक चीज़ हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाई कोर्ट के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर हाई कोर्ट अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यूज़ कर रही है किसी मैटर में, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो भी डिसीजन आएगा उसको कोई भी जज, हाई कोर्ट का कोई भी जज, कोई भी बेंच वो सुन सकता है। जबकि ये सिचुएशन जब हम हाई कोर्ट के अलावा कहीं पर रिव्यू फाइल करते हैं तो ये सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। लेट से कि इसके अंदर हम ग्राउंड्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो हमने अभी 3 ग्राउंड्स पढ़े हैं, उनमें से जो ग्राउंड नंबर 3 है, यानी कि एनी अदर सफिशिएंट कॉज, जो हमने लास्ट में पढ़ा, जब बात हो जाएगी एनी अदर सफिशिएंट कॉज, यानी कि उसकी बेस पर रिव्यू फाइल किया जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में रिव्यू एप्लीकेशन लाजमी तौर पर वही जज सुनेगा जिस जज ने पहले फैसला किया हुआ है। और जबकि बाकी जो दोनों ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड नंबर 1 एंड ग्राउंड नंबर 2, जहां पर वो एरर अपेरेंट होता है या फिर कोई नई डिस्कवरी या एविडेंस रिकॉर्ड पर आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो जज भी रिव्यू एप्लीकेशन को सुन सकता है और उसके अलावा भी कोई जज उसको सुनने की पावर रखता है। उसके बाद ऑर्डर 47 रूल 3 की हम बात करेंगे कि बेसिकली मेमोरेंडम, या फिर आप कह लें कि किस तरीके से वो रिव्यू एप्लीकेशन फाइल की जाएगी, उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो यहाँ पर इसको अपील से मुशाबहत दी गई है कि बेसिकली जैसे आप अपील के अंदर मेमोरेंडम साइन करते हैं, वो पार्टी जो कि एप्लीकेशन फाइल कर रही है उसके सिग्नेचर होंगे या उसके प्लीडर के सिग्नेचर होंगे, उसी तरीके से आप जिस ऑर्डर या डिक्री के अगेंस्ट रिव्यू फाइल कर रहे हैं वो
उसकी कॉपी भी साथ अटैच होगी। लेकिन हमारे पास जजमेंट्स मौजूद हैं जिसके अंदर ये रिक्वायरमेंट रिव्यू की सिचुएशन में मैंडेटरी नहीं है, और ये कहा जाता है कि वो बेशक ना भी लगाएं तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ये बेहतर होता है कि आप उसको अटैच कर दें साथ उसकी सर्टिफाइड कॉपी। इसके अलावा रिव्यू के जो भी ग्राउंड्स हैं या जिस ग्राउंड के ऊपर जो हमने लास्ट मेंशन पढ़े हैं ग्राउंड्स, उन तीनों में से जो भी ग्राउंड के अंदर वो फॉल कर रही होगी या फिर एक से ज़्यादा ग्राउंड्स उसके अंदर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो सारे ग्राउंड्स उसके अंदर मेंशन किए जाएंगे। तो इस तरीके से वो रिव्यू एप्लीकेशन बाकी जो रूल्स हैं प्लीडिंग वाले उनको फॉलो किया जाएगा और वो फाइल कर दी जाएगी। उसके बाद ऑर्डर 47 रूल 4 की बात करते हैं कि जब ये एप्लीकेशन आपने फाइल कर दी तो उसके बाद कोर्ट क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी। तो इसके अंदर डेफिनेटली दो ऑप्शंस हैं कि कोर्ट इनको एक्सेप्ट भी कर सकती है एप्लीकेशन को, और इसके अलावा वो रिजेक्ट भी कर सकती है। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ लिखी है कि जहाँ पर वो कोर्ट एप्लीकेशन फर्स्ट हियरिंग पे या फिर इन लिमिनी, यानी कि इन लिमिनी का मतलब होता है विदाउट नोटिस टू दी अदर पार्टी, कोर्ट के पास ये ऑप्शन भी है कि आप रिव्यू एप्लीकेशन लेकर जाएंगे और कोर्ट दूसरी पार्टी को नोटिस किए बगैर ही आपकी रिव्यू एप्लीकेशन को डिसमिस कर सकती है। लेकिन इसके अलावा दूसरा प्रोसीजर होगा कि अगर वो डिसमिस नहीं करती तो वहाँ जहाँ पर कोर्ट का माइंड बनेगा कि वो इसको एक्सेप्ट करना चाहती है, लेकिन वो भी वन साइडेडली एक्सेप्ट नहीं करेगी। रूल ऑफ लॉ यही कहता है कि जब तक आप दोनों पार्टीज को सुन नहीं लेते तब तक आप कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी कि दूसरी पार्टी को नोटिस करेगी, वो दूसरी पार्टी आकर अपने आर्ग्यूमेंट्स एडवांस करेगी जो रिस्पोंडेंट साइड है, और उसके बाद अगर पिटिशनर रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करने वाली पार्टी अपने क्लेम में कामयाब हो जाती है, वो कोर्ट को कन्विंस कर लेती है, तो ऐसी सिचुएशन में वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। 2018 में जो पंजाब अमेंडमेंट्स आई हैं सीपीसी में, उसके मुताबिक कि 5000 रुपीज़ एज कॉस्ट सबमिट करने होंगे पिटिशनर को जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, और वो सिर्फ उसको उसी सूरत में रिटर्न होंगे कि जब वो रिव्यू एप्लीकेशन उसकी एक्सेप्ट हो जाती है। अब इसमें भी दो सिचुएशंस होंगी कि अगर तो विदाउट नोटिस टू दी अदर पार्टी उसी टाइम जाते ही वो एप्लीकेशन आपकी डिसमिस हो गई, तो वो 5000 रुपीज़ एक्सचेकर में चले जाएंगे, कोर्ट उनको जब्त कर लेगी। और अगर वो एप्लीकेशन दूसरी पार्टी को सुनने के बाद रिजेक्ट होती है मेरिट्स के ऊपर, तो ऐसी सिचुएशन में वो 5000 रुपीज़ उस दूसरी पार्टी को रिस्पोंडेंट को दे दिए जाएंगे। ऑर्डर 47 रूल 5 एंड 6 के अंदर उन्होंने ये बात लिखी हुई है कि जहां पर दो या दो से ज़्यादा जजेस रिव्यू एप्लीकेशन को सुनेंगे तो उसके अंदर क्या सिचुएशन अराइज होगी। तो इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है, नॉर्मल प्रिंसिपल यही होता है कि जहां पर कोर्ट का ओपिनियन डिवाइड हो जाए, लेट्स से कि दो जजेस थे और उनमें से एक एक्सेप्ट करता है तो एक रिजेक्ट करता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो मामला 50-50 हो जाएगा और किसी एक और अथॉरिटी को आकर उसको डिसाइड करना होगा, या फिर उसके साथ एक और मेजॉरिटी ओपिनियन के लिए एक एंटिटी को मिला लिया जाएगा। ये जनरल रूल है, रिव्यू में ऐसा नहीं होगा, बल्कि अगर एक से ज़्यादा जजेस सुन रहे हैं रिव्यू को और उनका जो नंबर है वो इवन है, नॉर्मली दो जजेस हम कह सकते हैं इन द सिचुएशन ऑफ हाई कोर्ट, तो अब हाई कोर्ट अगर रिव्यू एप्लीकेशन सुन रही है और दो जजेस उसको सुन रहे हैं और वो 50-50, यानी कि एक का ओपिनियन है कि एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और एक का ओपिनियन है रिजेक्ट कर लेना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में वो रिव्यू एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी होगा कि वो दोनों जजेस को ही एक्सेप्ट करना होगा। इसके अलावा एक और इसके अंदर चीज़ लिखी गई है, वो ये है कि ज़्यादा बेहतर ये होगा कि जिस जज ने फैसला दिया है वही उस रिव्यू एप्लीकेशन को भी एंटरटेन करेगा और वही उसका डिसीजन भी करेगा। और इसके अंदर ये चीज़ लिखी गई है कि अगर तो 6 महीने तक वो जज जिसने फैसला किया वो एब्सेंट है कोर्ट से, तो ऐसी सिचुएशन में वो प्रोसीडिंग दूसरे जज के पास जा सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि जैसे जजेस वगैरह ट्रेनिंग पर चले जाते हैं या छुट्टियां आ जाती हैं या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है और वो जो मामला है वो 6 महीने तक इंटैक्ट रहता है, तो हम सिंपली ये कह लेंगे कि अगर तो किसी जुडिशियल ऑफिसर की एब्सेंस 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा है और वो बिफोर हैंड हमें पता था कि वो 6 महीने से ज़्यादा एब्सेंट रहेगा, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो रिव्यू एप्लीकेशन कोई दूसरा जज सुन सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा।
एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि ऑर्डर 47 रूल 7 में गिवन है वो ये है कि जहाँ पर रिव्यू की एक एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी तो उसके खिलाफ अपील लाए नहीं करती, यानी कि वो जो ऑर्डर है वो अपीलेबल नहीं होगा बल्कि उसके अगेंस्ट फिर रिवीजन फाइल होगी। जबकि अगर रिव्यू एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो दैट बिकम्स एन अपीलेबल ऑर्डर अंडर द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 43 रूल 1। अब इसके कुछ ग्राउंड्स हैं कि अपील किन सिचुएशंस में फाइल की जाएगी कि जहां पर हमने रूल 2 पढ़ा उसकी कंट्रावेंशन हुई कि जहां पर ये लिखा था कि कौन से जज को रिव्यू एप्लीकेशन सुननी चाहिए और किन इंस्टेंसेस में वो जुडिशियल ऑफिसर चेंज हो सकता है, और उसके अलावा अगर रूल 4 की कॉन्ट्रावेंशन हो तो ऐसी सिचुएशन में भी ये अपीलेबल ऑर्डर होगा। और अगर लेट से कि रिव्यू एप्लीकेशन को फाइल करने की लिमिटेशन गुजर चुकी है, लिमिटेशन गुजरने के बाद अगर कोई कोर्ट उसको एंटरटेन करती है और एक्सेप्ट कर लेती है तो इस वजह से भी अपील फाइल की जा सकती है। तो इसी के साथ हम लिमिटेशन भी डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली जहाँ पर भी रिव्यू एप्लीकेशन कोई भी कोर्ट सुनेगी अदर देन दी हाई कोर्ट, तो ऐसी सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 173 ऑफ फर्स्ट कैजुअल ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 उसकी लिमिटेशन 90 डेज बनती है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। और उसके अलावा जो हमारे पास आर्टिकल 162 है जहां पर ये लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट अगर अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को इस्तेमाल करते हुए कोई भी रिव्यू की एप्लीकेशन सुनती है तो ऐसी सिचुएशन में उसका जो टाइम होगा रिव्यू फाइल करने का दैट वुड बी 20 डेज। इसके अलावा इसी रूल में एक और प्रिंसिपल भी मेंशन्ड है कि अगर रिव्यू एप्लीकेशन नॉन प्रोसिक्यूशन या डिसमिसिंग डिफॉल्ट यानी एप्लीकेशन फाइल करने वाला अगर उसको परसू नहीं करता और कोर्ट उसको डिसमिस कर देती है तो ऐसी सिचुएशन में रेस्टोरेशन का ऑप्शन मौजूद है कि वो उसी कोर्ट से रिस्टोर करवा सकता है और उसके बाद कोर्ट जो भी ऑर्डर करेगी वो एक्सेप्ट करना होगा। तो नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में एक तो सफिशिएंट कॉज पेश किया जाता है कि ना पेश होने की क्या वजह थी, कोई भी ग्राउंड हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, कोई क्लैमिटी हो सकती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। और इसके अलावा कोर्ट्स नॉर्मली तौर पर कॉस्ट वगैरह डाल देती हैं उस पार्टी के ऊपर जो कि डिफ़ॉल्ट कर रही होती है। ऑर्डर 47 रूल 8 उसके अंदर सिंपली ये लिखा हुआ है कि जहाँ पर भी कोई रिव्यू एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी और कोर्ट ये कहती है कि उस प्रोसीडिंग को, उस केस को दोबारा से सुना जाएगा और उसकी मॉडिफिकेशन की जा सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में इस हवाले से कोर्ट उसको एक नंबर अलॉट करेगी और उसके बाद उसको रजिस्टर कर लेगी। एक और प्रिंसिपल जो गिवन है ऑर्डर 47 रूल 9 में वो ये है कि जहाँ पर भी किसी रिव्यू एप्लीकेशन के ऊपर कोई कोर्ट ऑर्डर करेगी तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट रिव्यू फाइल नहीं किया जा सकता, यानी रिव्यू के अंदर देयर विल बी नो सेकंड रिव्यू। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी तो रिवीजन फाइल की जा सकती है और अगर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो अपीलेबल ऑर्डर हो जाएगा। लास्ट के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं मज़ीद डिस्कस करता चलूँ कि रिव्यू की जो रेमेडी है दैट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट, यानी कि ये कोर्ट की इनहेरेंट पावर में फॉल नहीं करता बल्कि स्पेसिफिकली जहाँ पर भी आपको रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करनी है वहाँ पर आप इन प्रोविजंस का हवाला देंगे जो प्रोविजंस हमने अभी पढ़ी हैं। जबकि जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स हैं, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर मीन जहाँ पर फाइनल फैसला या डिक्री कोर्ट इशू नहीं करती, जो राइट्स हैं पार्टीज़ के वो फाइनली डिटर्मिन नहीं होते, उसको हम इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर कहते हैं। और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर की सिचुएशन में जो रेमेडी है रिव्यू की दैट इज़ इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। कोई एप्लीकेशन दिए बगैर भी कोर्ट खुद से किसी भी ऑर्डर को रिव्यू या रिकॉल कर सकती है। तो इसके साथ ही मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक था रिव्यू का जो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।